जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न सीरीज। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है मैंने और फराज ने, हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनके जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उन्होंने कब जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट की, कैसे जो है पहले स्टेप्स लिए और उसमें अगर कोई भी फेलियर या सक्सेस मिला उनको किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, फिर उसके बाद जो है सरमाया के बारे में उन्होंने कहाँ से सीखा, कहाँ से सुना, और उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग ली हैं उसके बाद जो है किस तरीके से जर्नी उनकी चल रही है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। आज के दिन हमने मोमिन सलीम भाई को यहाँ पे इनवाइट किया है। ये बैच 9 के स्टूडेंट है। इनकी बहुत ही मजेदार किस्म की स्टोरी है। और ये मैं बताता चलूँ, आज से 1 साल पहले हमने एक लकी ड्रॉज लेग भाई ने किए थे, जिसकी बेस के ऊपर हमने हर ट्रेनिंग के अंदर 5 लोगों को सिलेक्ट किया था। मोमिन सलीम भाई इज वन ऑफ देम। तो इन्होंने रजिस्टर किया था इन्वेस्टमेंट मास्टरी के अंदर। फिर उसके बाद मजेदार सिनेरियो ये बना कि जब इन्होंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट मास्टरी की ट्रेनिंग ली, उसके बाद टेक्निकल की भी ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेनिंग मुझे यहाँ पे लगे, जिस तरीके से भी हमने डिलीवर किया उनको शायद पसंद आया, तो उसकी बेस पर उन्होंने कहा कि टेक्निकल ट्रेनिंग भी मैं साथ करूंगा, और फिर उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई। चलें चलते हैं मोमिन भाई के पास। मोमिन भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा अपना ब्रीफली बैकग्राउंड के बारे में बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, मेरा बैकग्राउंड जैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड तो ये है, क्वालिफिकेशन में ये है कि मैंने बीएस बायोटेक्नोलॉजी किया है और हेल्थ केयर से मेरा ताल्लुक़ है। दूसरा, तकरीबन मुझे 3-4 साल हो गए जॉब करते हुए। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट एट अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और बस ये ट्रेनिंग का मैंने आप लोगों को इस तरह से सुना था कि एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड, और फिर दूसरी पॉडकास्ट में मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता रहता था उस टाइम पर। तो एक पॉडकास्ट में नज़र से गुजरी टीबीटी। तो टीबीटी पॉडकास्ट के थ्रू मुझे आप लोगों का पता चला। फिर वहाँ से मैंने आप लोगों के कोर्सेज़ वगैरह, सरमाया का चैनल मैंने वहाँ से एक्सप्लोर किया। वहाँ से वीडियोज़ वगैरह मैंने बहुत सारी देखी। फिर उन दिनों एक जैसा आपने अभी मेंशन भी किया, लकी ड्रॉ चल रहा था। लाइक भाई ने स्टार्ट किया हुआ था वो। आप लोगों का महाना वेल्थ वालों के साथ कोई कोलैबोरेशन हुआ था कि उनके साथ जितना मतलब उन्होंने अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया था। तो जो लकी ड्रॉ था वो यही था कि जो जितना जल्दी अकाउंट को खोलेगा म्यूचुअल फंड के, मतलब जितने कम टाइम में, क्योंकि लाइक मैंने जो खोल के दिखाया था वो तकरीबन कोई 5 टू 7 सेकंड्स में उन्होंने खोल के दिखाया था अकाउंट कि इतनी जल्दी भी खुल सकता है। तो इस तरह से मैंने भी ट्राई किया, तो बहुत जल्दी अकाउंट खुला, और फिर मैंने उसको गूगल फॉर्म में सबमिट भी करना था उसको। तो इस तरह से मैंने अपना भी अकाउंट बनाया था, अपनी वालदा का भी अकाउंट बनाया था, तो मैंने दोनों फॉर्म सबमिट कर दिए। तो फिर इस तरह से मेरा नाम आ गया फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग में, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट मास्टरी है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट थी कि महाना के अंदर, के इससे पहले भी कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की है? नहीं सर, इससे पहले मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की। अच्छा, 2023 में मैं एक इन्वेस्टमेंट मेरी स्टार्ट हुई थी। एक मैं शॉप वगैरह जो मैं ले रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट मार्केट का आइडिया नहीं था। तो वही रियल एस्टेट में जब भी कर रहा होता है, तो मैंने भी वो एक सेफ हेवन समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट से बेहतर तो कोई मेरे ख्याल से कोई एसेट क्लास है ही। परफेक्ट हो गया। अच्छा, ये तो यहाँ पे क्रेडिट भाई, क्रेडिट फिर लई भाई को बिल्कुल जाता है कि जबरदस्ती आपसे जब इन्वेस्टमेंट करवा दी तो फिर आपने स्टार्ट कर ली जर्नी वहां पे। तो चाहे वो एक बड़ा चैलेंज था कि जो जल्दी करेगा उसकी बेस पे हो तो गई इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यही चीज हम वैसे ट्रेनिंग्स में भी थोड़ा बहुत इस तरह से ही करते हैं, कि पहले 2-3 जब हमारी क्लासेस चल जाती हैं तो उसके बाद हम फौरी तौर पे कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप जाके जो है इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 2-3 लेक्चर्स वैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में है, तो उसके बाद डायरेक्टली कह देते हैं कि आप जाके इन्वेस्टमेंट्स करें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम एक्स्ट्रा मार्क्स भी आप लोगों को देंगे। तो ये मार्क्स का कल्चर भी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। चलेंगे, तो खैर ट्रेनिंग्स की बात होगी। अच्छा, ये बताएंगे जब आपने ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट मास्टरी स्टार्ट की तो उस टाइम पे फौरी तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट की थी, या किस तरीके से जो आपने लेक्चर्स दिए, क्या जर्नी रही, क्या किस तरीके से आपको लगा कि क्या क्या आप हासिल कर रहे हो उससे? ओके सर, जब हमारी ट्रेनिंग ये स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट में रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सिनेरियोज चल रहे थे कि क्या होता है, किस एनवायरनमेंट में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो अच्छा, उस टाइम पर लकीली ऐसा हो रहा था कि मेरे पास कुछ अमाउंट आ रही थी ना, कोई एक अच्छी अमाउंट थी वो। तो उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट मेरे पास आई, तो मेरे पास वो सारे मनी मार्केट में पड़े हुए थे, बिल्कुल रिस्क फ्री। और उस टाइम पर मार्केट आपकी तो कोई तकरीबन 80,000 के करीब थी, 80-85,000 के करीब ना। तो उस टाइम पे जब हमने रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सिनेरियोज पढ़ लिए, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन सा इन्वायरमेंट चल रहा है। तो मैंने अपनी तमाम जो मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट थी वो तमाम को इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर कर दिया उसी टाइम पर। और मैंने तब तक राइट किया जब वो 1,15,000 तक मार्केट गई। तो उसी टाइम पर मेरे जबरदस्त। रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह इतने हो गए थे कि इतनी कोर्स की फीस है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो कि मैंने पे भी नहीं की। जबरदस्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी एक मज़ेदार एक
फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा रहा था। ज़बरदस्त। तो वो बेसिकली जो आपने ट्रेनिंग की फीस वहाँ से अगर आपने दी तो नहीं थी, लेकिन वही आपने जो पैसे रिकवर किए उससे मेरे ख्याल से टेक्निकल ट्रेनिंग आपने एग्ज़ैक्टली, ले ली थी, ठीक एग्ज़ैक्टली है? ऐसा ही था। तो ऐसा ही बिल्कुल, हुआ था बिल्कुल ना? ऐसा ही हुआ था। अच्छा। सही। अच्छा, तो 80 से 115 आपने मार्केट तो इससे भी ऊपर गई है, वो तकरीबन 180 के पास गई है। तो ये जो पहले कुछ स्टॉक्स जो लिए थे वो कौन से लिए, और इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से आप मुझे पहले बता रहे थे कि शुरू में कम थी इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद जब ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट आई तो उसकी बेस के ऊपर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। तो पहले स्टॉक्स कौन से पिक किए और उसकी क्या रीजन थी पिक करने की? सर देखिए, पहले जो स्टॉक्स पिक किए थे मैंने, एक तो मीज़ान बैंक मैंने पिक किया था। उस टाइम पर मैं देख रहा था कि इस्लामिक बैंक की कल्चर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। उसके अलावा मीज़ान हम्म। बैंक में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ करंट अकाउंट्स हैं, जो कि किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री का एक आप समझ लें कि फ्यूल है। तो करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो रहे थे बढ़ना। तो मैंने उसको देखते हुए और 2-3 फैक्टर्स और भी थे जिनको देखते हुए मैंने मीज़ान बैंक में कुछ अपनी पोज़ीशंस भी बनाई। और अगर मैं अब देखता हूँ तो मेरा तकरीबन उसमें 30% का अपसाइड मुझे मिल चुकी है, क्योंकि मेरी जो पोज़ीशंस उसमें थी आई थिंक 390 के करीब थी। 390 के करीब मैंने सब पोज़ीशंस बिल्ड करना शुरू की थी। इसके अलावा फिर मैंने, अच्छा मेरे पास जब कुछ अमाउंट आ रही थी, तो अच्छी खासी वो अमाउंट थी और मैं चाह नहीं रहा था कि उसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट में उसको मैं एक्सपोज़र दूँ उसको। तो मनी मार्केट में रखने के बजाय या फिर किसी फंड में रखने के बजाय मैंने उसको पूरा का पूरा अमाउंट डीसीआर में कन्वर्ट किया। तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उसमें राइट। एक्सपोज़र मिला और काफ़ी अच्छे रिटर्न उसमें मुझे मिले और काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स भी मुझे मिल चुके हैं तकरीबन 3-4, जिनको मैंने मज़ीद रीइन्वेस्ट किया। फिर दूसरा ये था कि मैं ईटीएफ में जाना चाह रहा था कि अपना डिवर्सिफ़ाइड मैं पोर्टफ़ोलियो बनाऊँ और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि फिर उनकी अपनी भी एक कॉस्ट है। तो मैंने ईटीएफ में फिर मैंने एक्सपोज़र लिया। तो उसके लिए मैंने महाना की ईटीएफ चूज़ किया। फिर इसके अलावा नेशनल फूड्स को मैंने देखा, ठीक है। क्योंकि नेशनल फूड्स इस तरह का उसकी जो वो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ऐसे हैं कि आप किसी भी सुपरमार्केट में हैं तो हर कार्ट में उसके प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे होते हैं। एक तो मेरा ये था, दूसरा उनके जो बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट्स वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उनको देखते हुए मैंने नेशनल फूड्स को पिक किया। इसके अलावा दूसरी मेरी पिक्स भी मैंने रिसेंटली जिसमें पोज़ीशंस बिल्ड की हैं, वो एफएफसी है, लकी है, दूसरा आपको तीसरा आपको जिसमें मैंने पोज़ीशन बिल्ड किया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई विदिन फ्यू वीक्स और मंथ्स वो तकरीबन कोई 5-5 7-7% अप हो चुके हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे आपने वैसे अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था, बट फॉर सीक्रेसी पर्पस हम थोड़ा सा वो अमाउंट वगैरह थोड़ा सा रखना शो नहीं करना चाह रहे। परसेंटेज वाइज माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा था कि आपने डॉलमन सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र लिया, ठीक है? अच्छा, ये भी आपने यहाँ पे मेंशन किया कि तकरीबन जितने पैसे भी उस टाइम पे आपको आए थे, वो आपने सारे उधर डाल दिए, जो कि आपने जो मुझे रीज़न बताई थी, वो थोड़ी-सी होना नहीं चाहिए था कि आपने डायरेक्टली एक ही स्टॉक में जाएँ। लेकिन आप मुझे ये बता रहे थे कि आपको सजेशन लोगों ने की कि आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो डायरेक्टली। कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। बट यू डिसाइडेड कि मैं डॉलमन सिटी के अंदर चला जाता हूँ। तो डीसीआर में क्या नज़र आया आपको कि जिसकी बेस पे आपने कहा मैं प्रॉपर्टी में नहीं जाऊँगा, डीसीआर खरीद लेता हूँ। तो क्या रीज़न बनी थी सर उसकी? डीसीआर के 2-3 रीज़न्स थे मेरे। एक तो जो एक नॉर्मल रीज़न जो मुझे दिखता है ना, नॉर्मल हम जो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें जो हसल है कि उसका रेंट कलेक्ट करना एक फुल टाइम जॉब है। तो और डीसीआर में ऐसा नहीं है बिल्कुल ठीक क है। आपके अकाउंट में खुद ही डिविडेंड आके गिर जाता है। दूसरा जो फंडामेंटल रीज़न्स है वो ये है कि तकरीबन डेली का उसमें कोई 20 से 30,000 फुटफॉल है। मतलब लोगों का आना-जाना है उसमें 20 से 30,000, तो ये चीज़ फिनोमिनल। दूसरा जो ऑक्यूपेंसी रेट है वहाँ का, वहाँ पर जो शॉप्स का ऑक्यूपेंसी रेट है इट इज़ ऑलमोस्ट 100%, व्हिच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। इसके अलावा जो रीज़न मुझे वहाँ पर दिखा वो ये है कि वहाँ की जो डिविडेंड यील्ड है व्हिच इज़ 8%, और अगर हम अभी देखें अपनी प्रॉपर्टी के जो रेट है वो तकरीबन कोई 2 से 3% चल रहे होते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे, और फिर मैंने कन्वेंशनल हुँ। जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय मैंने डीसीआर को चूज़ किया। बिल्कुल सही है। अच्छा, देखिए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से प्रॉपर्टी की भी बात की जाए ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे आप कहते हो यार प्रॉपर्टी बहुत सेफ है और उसके अंदर मैं घर बना के लेट्स सपोज अगर रेंट पे दूंगा तो बहुत अच्छा एक कंसिस्टेंट तौर पे रेंट आएगा। सो यहाँ पे आप देखें 2-3% से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रेंट नहीं है। इंटरनेशनल चले मार्केट में चले जाए, यहाँ पे यूएई के अंदर जो है ज्यादातर वो 8 to 10% आपकी रेंटल रहती है। तो ये भी एक सिनेरियो तो यहाँ के मार्केट्स के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से 2-3% अपील नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखें तो एक तो टैक्स के भी काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए है गवर्नमेंट ने, वो व्हिच इज़ अ गुड साइन कि आप टैक्स के नेट में आना चाहिए आपको। इसकी वजह से आप देखें कि प्रॉपर्टी ने उस तरीके से एप्रिशिएट भी नहीं किया। दूसरी चीज़ जैसे आपने मेंशन कर दिया है कि 100% आपका
ऑक्यूपेंसी रेट है इन डॉलमेन, यानी कि सारी दुकानें जो है वहां पे वो रेंट पे चढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है रेंट कंसिस्टेंट एक तो नंबर वन आएगा। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज है जो आपने बताया, फुटफॉल बहुत ज्यादा है, 20 to 30,000 डेली बेस पे आए, अगर बंदा एंटर हो रहा है डेली बेस पे, विच इज नॉट स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी बात है कि आप डेली बेस पे इतने लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो खरीदारी होगी, कहीं ना कहीं लोग करेंगे। अच्छा, एक और भी चीज ये है कि इन्होंने बेसिकली पहले रेंटल के ऊपर थे, तो इन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से चेंज किए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स में ये किया कि जो आपका रेवेन्यू बेस्ड मॉडल के ऊपर ये जाने लगे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। 50% जो उनके टेनेंट्स हैं अब ये रेवेन्यू के ऊपर जाने वाले हैं, कि यानी कि जो भी आप रेवेन्यू बना रहे हो उसके ऊपर एक परसेंटेज आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके शॉपिंग वगैरह अच्छी हो रही है, लोग कर रहे हैं, रेवेन्यू ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका भी इम्पैक्ट आपका डीसीआर के ऊपर आएगा, बेहतरीन आएगा। और इसी तरीके से अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि टेनेंट्स के ऊपर भी प्रेशर नहीं है कि हमारी अगर सेल कम हो रही है तो हम उतना ही परसेंटेज फिर डीसीआर को, जो डॉलमेन वाले हैं, उनको भी अगेन एज अ प्रॉफिट शेयरिंग देंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन। वैसे आपकी पूरी आपने इंफॉर्मेशन इसमें बड़ी अच्छी मेंटेन की, एंड आई थिंक आपका बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिसीजन भी रहा है गोइंग फॉरवर्ड। और अगर आप ये प्रॉपर्टी में करते तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड भी शायद ना रहता, और दूसरा आपकी इस तरह से ग्रोथ भी रहती। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने जितने भी स्टॉक्स अभी मुझे रेकमेंड किए बताए हैं, बेसिकली एफएफसी हो गया, आपको हो गया, आपका लकी सीमेंट आपने कहा, और फिर उसके बाद डीसीआर है। अच्छा, ये हर सेक्टर के जो है ये एक लीडर टाइप है, तो हर बंदा जो है इन्हीं स्टॉक्स के अंदर प्रेफरेंस कर रहा होता है कि इसमें जाना है। और पाकिस्तान में वैसे भी तकरीबन आप कह लें 500 कंपनीज हैं, टॉप की 30-40 के अंदर देखा जाए तो ये इनके नाम लाजमी आते हैं। तो मुझे बताएं कि एफएफसी को क्यों आपने पिक किया, लकी सीमेंट को क्यों पिक किया, इनको क्यों पिक किया? सर एफएफसी को तो पिक करने की वजह ये है कि इनका जो रिसेंट ये इन्होंने एक्वायर किया एफएफबीएल को, तो अब उनके पास यूरिया भी है और डैब भी है। सबसे उन्होंने मार्केट जो कैप्चर की है, फातिमा, इफर्ट, इन दोनों से ज़्यादा ये मार्केट कैप्चर किया हुआ है एफएफसी इस टाइम पर, और एक तरह का अपने आप में एक म्यूचुअल फंड सॉर्ट ऑफ है। तो इसलिए मैं तो एफएफसी को मैं प्रेफर करता हूँ कि एफएफसी इज़ द, और कैश किंग है सबसे बड़ी बात ये, और तो इसलिए एफएफसी को मैंने प्रेफर किया। सिमिलरली अगर लकी में देखा जाए, बाकी जो सीमेंट कंपनीज हैं वो जस्ट सीमेंट कंपनीज है, बट लकी इज़ ऑल्सो अ कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, इसमें किया भी है, किया मोटर्स इसमें है, बाकी जो लकी कोर इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, और लकी फिर सीमेंट भी है। मतलब ये वेंचर्स इन्होंने ये डाइवर्सिफाइड इनके वेंचर्स होते हैं, डाइवर्सिफाइड इनकी होती इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो अगर एक जगह से ये मार खा भी जाएंगे तो दूसरी जगह से तो इनको प्रॉफिट कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जो अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक माइंड सेट था इनको पिक करने के लिए। अच्छा, सो ये तो हो गया लकी सीमेंट एफएफसी। अच्छा, जो हबको आपने पिक किया, उसकी क्या रीजन सर था? आपको अगेन वही आईपीपीज में अगर मैं देखूं बाकी को, निषाद वगैरह, निषाद चुनिया वगैरह, तो आपको अगेन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। पीवाईडी में भी वो लोग एक्सपोजर कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं गवर्नमेंट्स के साथ, तो इसकी बेस पे मैंने आपको को चूज किया। अच्छा, परफेक्ट हो गया। सो हबको भी हो गया, एफएफसी। अच्छा, नेशनल फूड। सो नेशनल फूड आपने ऑलरेडी शुरू में भी बता दिया कि हर शेल्फ के अंदर जब ग्रोसरी स्टोर चले जाए तो शेल्फ पे इनके लाजमी प्रोडक्ट्स वहां पे मौजूद होते हैं। सो नेशनल फूड के अलावा तो और भी कंपनीज हैं, जैसे फौजी फूड हो गया आपका, नेस्ले भी बहुत मशहूर है, रफान भी है, ये सारे हैं। सो नेशनल फूड को क्यों पिक किया आपने, खाली इस वाली कंपनी को? बाकी भी तो कंपनीज कर सकते थे, बट व्हाई नेशनल फूड? सर नेशनल फूड्स को पिक करने के पीछे ना काफ़ी सारे रीजन। एक तो टेक्निकल्स, क्योंकि मैं टेक्निकल्स भी अब थोड़ा पढ़ चुका हूँ, और टेक्निकल्स की बेसिस पे मैंने इसके लेवल्स निकाले थे, तो काफ़ी अच्छे लेवल्स इसके निकले थे। तकरीबन कोई 400-500 के करीब इसके लेवल्स निकल रहे थे नेशनल फूड्स के ना। दूसरा अगर मैं फंडामेंटल्स को देखूँ, तो अगेन वही मार्केट कैप्चर। तो फौजी फूड्स को देखता हूँ तो वो अभी वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये मैं नेशनल फूड्स को दूसरी तरफ देखता हूँ, और ये एक्सपोर्ट कर रही है, दूसरी बात ये जीसीसीज में। इसका ये रीज़न है कि डॉलर बैक भी है, और डॉलर से पैकिंग है इनकी, तो इसलिए मैंने नेशनल फूड्स को चूज़ किया। परफेक्ट हो गया। सो नेशनल फूड में मैं वैसे दो तीन चीजें और भी ऐड कर देता हूँ। एक तो नंबर वन जो हमारा मॉडल है उसमें जो सरमाया अग्रेसिव रैंकिंग भी हमने अब लॉन्च कर दी है, उस पर टॉप पे फूड की कंपनीज के अंदर ये आती है। ठीक है, जबरदस्त किस्म की ग्रोथ कर रहे हैं, जबरदस्त किस्म के अपने मार्जिन को मेंटेन कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ये फैसलाबाद के अंदर इन्होंने एक प्लांट भी लगाया जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, तो उसमें टैक्स बेनिफिट भी हो रहे हैं उसकी वजह
उसकी वजह से। फिर इसके अलावा जो इनकी कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है, तो वो सारे सिनेरियो अगर आप देखेंगे ये काफी हद तक इसमें बेहतर भी चल रहे हैं इनके। फिर उसके बाद जो कैचअप इन पाकिस्तान बिकती है उसमें 50% का मार्केट शेयर भी इनके पास है। सो ये इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये इनके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर काफी हद तक हेल्प करती है। जो आप भी बात कर रहे हो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो आपने टेक्निक्स पढ़ी हुई है जिसमें ग्रोथ फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर, उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा अच्छा होगा ना, जिस वजह से हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक इसको पिक कर रहे होते हैं। ऐसे ही है नेशनल फूड, मतलब वही आपने फंडामेंटल फैक्टर्स देखे थे, ये फंडामेंटल फैक्टर्स भी थोड़े से बता दें कि फैक्टर्स आप क्या क्या देख रहे होते हैं अपने अंदर। सर ईपीएस वगैरह देख रहे होते हैं, ईपीएस उसका हो गया। फिर इसके अलावा इनके एक्सपोर्ट्स इनके बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरह से है, डिविडेंड यील्ड इनकी किस तरह की है। क्योंकि मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो डिविडेंड्स पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं डिविडेंड इन्वेस्टर हूँ। अगर डिविडेंड मिलता रहता है तो मुझे एक पीस ऑफ माइंड रहता है। तो डिविडेंड इनके कंसिस्टेंट है, तो इन बेसिस पर भी मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा, इसमें थोड़े से फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आपके होते हैं कि ग्रो कर रही है कंपनी। स्टेबिलिटी फैक्टर्स हम देख रहे होते हैं कि कंपनी का कर्जा कितना है, फिर आपका कैश जो है वो वसूल हो रहा है कि नहीं। वो सारे फैक्टर्स वैसे होते हैं। मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली आपने देखी होगी, रैंकिंग वगैरह अच्छी आ रही है और ओवरऑल एक्सपोर्ट वगैरह भी चल रही है, डिविडेंड यील्ड है सारी, तो उसकी बेस के ऊपर भी आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, परफेक्ट हो गया। चलिए, बहुत जबरदस्त मोमेंट में आपने सारी चीजें एक्सप्लेन किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको कोई भी एक एक यार स्टॉक मार्केट जो है ये काफी हद तक नीचे आ सकती है, इसमें बहुत ज्यादा सट्टा होता है, स्पेकुलेशन होती है, इसको चलाने वाले जो है कुछ जो है बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनका दिल करेगा तो वो मार्केट को गिरा देंगे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? मतलब ऐसा है कि सिनेरियो हमारा बिल्ड इन होता है या फिर फंडामेंटल्स बाकी में प्ले कर रहे हैं और आपके जो बड़ा इन्वेस्टर रहता है वो देख रहा होता है कि इस टाइम पे स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव है, या वो जो रिस्क ऑफ आप शुरू में बात कर रहे थे वो अट्रैक्टिव है, उसकी बेस पे मूव कर रहे हैं। तो आप कोई भी बंदा आएगा उसको आप क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? सर ये तो मिथ है, टोटली मिथ है कि ये कोई चंद इन्वेस्टर्स हैं या चंद बड़ी बिग फिशेस हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं। ऐसा चीज़ नहीं है, मार्केट फंडामेंटल्स पे चलती है। इवन मैंने अपने कुछ कुलीग्स को ये समझाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सक्सेसफुल हुआ। उसका रीज़न ये है कि मेरे कुलीग में से तकरीबन कोई 4 से 5 लोगों ने अकाउंट्स खुलवाए स्टॉक मार्केट में इस बार, और मेरे कहने पे उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट भी की। और एक कुलीग तो मेरा ऐसा है कि वो एक अपने घर में रहते थे और दूसरा घर उन्होंने आई थिंक रेंट आउट किया हुआ था। तो उन्होंने वो घर सेल आउट किया, और सेल आउट करने के बाद अब ज़ाहिर वो स्टॉक मार्केट में तो नहीं आया वो, क्योंकि वो उसके लिए वो अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट उन्होंने स्टॉक मार्केट में रखी, बाकी मनी मार्केट में उन्होंने कन्वर्ट किया और फिर कुछ इक्विटी फंड्स में भी लाए। तो लोग समझते हैं इन चीज़ को जब कोई समझाने वाला हो। और दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट रिस्की बिल्कुल है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट एसेट क्लास अगर हम उसको लॉन्ग टर्म होराइज़न पे अगर हम उसको देखें। परफेक्ट हो गया। सो अभी जिस तरह आप कह रहे हो रिस्की है, लेकिन ये चीज को जेहन में रखें कि बैक एंड बिजनेस है ना सारे, जो अभी आपने जितने भी कंपनीज मुझे बताई हैं उसमें आपने जो एक्सपोजर लिया है वो इसी बेस पे लिया था कि किसी का कोई एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त है, किसी का यूरिया जैसे एफएफसी का यूरिया एंड डायमोनियम फॉस्फेट दोनों ही वो बेच रहा है, तो वो मार्केट शेयर उसके बहुत बहुत ज्यादा है। लकी सीमेंट, कितने बिजनेसेस हैं। तो जब आपके बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो उसको कारोबार को अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उन बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करें और आने वाले वक्त के अंदर वो जिस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे उसी तरीके से उनके स्टॉक भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच मोमिन भाई। लास्ट कुछ वर्ड्स अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सजेशन किसी को देना चाहते हैं तो वो आप कर दो, फिर इसके बाद फिर हम रैप अप करते हैं। सर बस सजेशन ये स्टॉक मार्केट के हवाले से ही है कि लोग सर जब इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो आता है वो प्रॉपर्टी आता है, और प्रॉपर्टी भी पाकिस्तानी अगर सोचते हैं तो प्लॉट आता है, जो कि फिर सोचते हैं कि भाई यहाँ से कोई हाईवे निकल जाए या कोई पुल बन जाए तो फिर उसकी कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट को देखें तो यहाँ पर पीछे सॉलिड कंपनीज हैं, और अगर हम अपने घर में प्रोडक्ट्स को देखें तो वही नहीं कंपनीज से आ रहे होते हैं। तो क्यों ना उनके कस्टमर्स भी बना जाए, कस्टमर्स के साथ साथ एक इन्वेस्टर भी बना जाए, पार्टनर बना जाए उनकी कंपनी में। तो मेरा तो यही होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में बंदा आए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, रादर देन के वो ठीक है प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर ले, जो जिसमें हम जहाँ हम रह रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन स्टॉक मार्केट की ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि इसमें तो एक्सपोजर होना ही चाहिए। जब दूसरे ममालिक में जो अगर रेशो देखा जाए तो 30-40% की जो पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होती है। अगर हमारे पाकिस्तान में देखें तो वो फ्रैक्शंस में 0.01%, विच इज़ नथिंग। तो स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर तो बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ना चाहिए।
चले, थैंक यू सो मच मोमिन भाई। और फिर अब आप यहाँ पे देखें कि हम सक्सेस स्टोरीज में इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करके ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले कि यार देखो, हर बंदा ये सोचते हुए आता है कि यार पता नहीं स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे पैसे डूब जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अगेन जैसे मोमिन भाई ने थोड़ा सा लकी ड्रॉ के अंदर बड़ा फास्ट जो है प्रोएक्टिव काम किया और उसकी बेस के ऊपर वो सिलेक्शन भी होगी उनकी। फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग उनको पसंद आई, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने पैसे भी बनाए। फिर उसी से जो उनको प्रॉफिट हुआ, पहले फराज की भी ट्रेनिंग ली, टेक्निकल की ट्रेनिंग ली, तो दोनों के कॉम्बिनेशन की बेस के ऊपर अब वो फाइनल डिसीजन कर रहे होते हैं कि मैंने इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी है या नहीं। और जब जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट, आपका माइंड होराइजन खुलता है, आपको समझ आती है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा पैसा बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं। मेरी तरफ से, मोमिन भाई की तरफ से, समा की तरफ से, अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।